गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एमएससी फाइनल ईयर में मास स्पेक्ट्रोस्कोपी वाली यूनिट चल रही थी, अपनी स्पेक्ट्रोस्कोपी पेपर है थर्ड, उसमें मास स्पेक्ट्रोस्कोपी चल रही थी। इसमें इससे पहले इसकी एक ही क्लास हुई जिसमें हमने पढ़ा इसका जनरल इंट्रोडक्शन। तो जनरल इंट्रोडक्शन में हमने क्या क्या पढ़ा था। फर्स्ट तो ये था कि मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में किसी प्रकार के रेडिएशन का यूज नहीं होता है। सेकेंड इसमें ये पढ़ा था हमने कि मास स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसमें न्यूट्रल मॉलिक्यूल डिटेक्ट नहीं होते हैं, सिर्फ और सिर्फ जो आयंस होते हैं, आयंस में केटायंस और एनायंस, केवल ये ही डिटेक्ट किए जाते हैं इसमें। उसके बाद में इसमें हमने पढ़ा था किस प्रकार से इसके अंदर मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में स्पेक्ट्रम बनता है। ठीक है, तो स्पेक्ट्रम किससे बनता है, इसमें मास से रिलेटेड होता है, मास से क्या बन रहा है, इसमें स्पेक्ट्रम बन रहा है। ठीक है, तो इसमें 3-4 प्रोसेस थी। पहले हम क्या, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है उसको पहले वो सॉलिड स्टेट में होता है, फिर उसका आयोनाइजेशन करके उसे गैस स्टेट में लाते हैं, सॉरी पहले उसको गैस स्टेट में लाते हैं, उसके बाद में उसका आयोनाइजेशन करके उसका आयन बनाते हैं, उस आयन का आगे हम फ्रेगमेंटेशन करते हैं, उसमें डिफ्रैक्शन करते हैं, ये सब करके लास्ट में हम रिकॉर्डर की हेल्प से उसका क्या करते हैं, मोस स्पेक्ट्रा है वो रिकॉर्ड करते हैं। उसके बाद में आज हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से इसमें मास स्पेक्ट्रा में एम क्या होता है, M+1 क्या होता है, ये सब यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले इसमें हम बात करें, जैसे हम क्लोरीन की बात करें, एग्जाम्पल लेते हैं इसमें। ठीक है, इंटेंसिटी किस प्रकार से होती है इसके अंदर वो देखें। तो इसमें देखें आपकी एक तो होता है M और एक होता है M+1, M+2, M+3, +4, +5 आगे चलते रहते हैं। अब ये होते क्या है वो अपने को देखने हैं। इसमें देखना आपकी, जैसे अपन बात करें क्लोरीन की, तो क्लोरीन की दो समस्थानिक होते हैं, दो आइसोटोप होते हैं, एक तो 35 क्लोरीन और एक होता है 37 क्लोरीन। अब ये जो यहाँ लिखा हुआ है वो इनका क्या होता है, मास नंबर होता है, और मास नंबर किसके इक्वल होता है, तो हम लिखेंगे मास नंबर इज इक्वल टू न्यूट्रॉन प्लस में प्रोटॉन, यानी क्लोरीन के न्यूक्लियस में जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो संख्या है वही यहाँ पे मास नंबर के रूप में यहाँ पे लिखी हुई है। अब अपने इनके लिए देखें तो इनका हम ये देखें कि ये कितना है नेचर में, कितना अवेलेबल है, उसकी ये कितने परसेंट अवेलेबल है, ये निकालने के लिए हम करते क्या है, तो हम इसमें करते हैं दोनों के अंदर कि जैसे हम ये मान लें कि ये वाला तो नेचर में 75% अवेलेबल है और ये वाला है वो 25% अवेलेबल है, तो इसके हम परसेंटेज निकालते हैं, इसका मास नंबर के परसेंटेज, इन दोनों का जो एक्चुअल मास कितना, माने क्लोरीन का 35 नहीं लिखते हम कहीं भी ना, क्लोरीन का हम 37 लिखते हैं। जैसे ये वाला है HCl, इस HCl का जब हमें मास नंबर निकालना होता है हम ऐसे ना करते हैं कि हाइड्रोजन का 1 है प्लस में क्लोरीन का 35 है, ये हो गया 36, नहीं ऐसा कभी नहीं होता। क्लोरीन का हम कभी भी 35 है वो नहीं लेते हैं, कारण क्या होता है, तो क्लोरीन का लेते क्या है, देखो इन दोनों का हमें ये थोड़ा पता है यहाँ पे क्लोरीन है वो कौन सी है, तो एक HCl तो है नहीं कि एक H है एक क्लोरीन है, दोनों में से कोई भी एक है। इस क्लोरीन में कितना परसेंट HCl, उसमें से कुछ क्लोरीन इतने, कुछ परसेंट ये है कुछ परसेंट ये है, तो यहाँ हम इस क्लोरीन की जगह ना तो ये लिख सकते हैं मास नंबर और ना ये वाला लिख सकते हैं, तो हम एवरेज निकालते हैं इनका। एवरेज निकालने के क्या करते हैं, इसका जो ये मास नंबर है इनटू में जितने परसेंट है वो डिवाइडेड बाई 100, इसका करेंगे 37 इंटू में कितने परसेंट है 25 डिवाइडेड बाई 100, इससे हम काटेंगे 4 आ गया, इससे हम काटेंगे आ गया। इसको काटने के बाद में लास्ट में इसमें जो मास नंबर की वैल्यू निकलेगी, एवरेज मास नंबर निकलेगा वो रहेगा 35.5 ग्राम मोल इनवर्स, ये निकलेगा इसका मास। और यहाँ पे जब हम HCl है या फिर किसी भी कंपाउंड में क्लोरीन प्रेजेंट हो, वहां हम क्लोरीन का मास है वो हमेशा ही 35.5 है वो यूज करते हैं, तो यहाँ भी 35.5 यूज करेंगे, प्लस में हाइड्रोजन का 1 मानते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 36.5, ऐसे निकालने होते हैं। ठीक है, तो ये एवरेज मास नंबर है वो हम इस प्रकार से निकालेंगे। आ गया क्लोरीन वाला एग्जाम्पल, यहाँ समझ में आया कि क्लोरीन का मास हम क्यों लेते हैं 35.5 ग्राम, इसलिए यहाँ से जो आएगा यहाँ से आएगा, उस दोनों को जोड़ करके उसमें 2 का भाग दे देंगे ना, तो ये वाला आंसर आएगा इसमें। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम M+1 वाले क्या होते हैं। दूसरा देखिए, अब हम निकालते हैं इसमें M+1। ठीक है, ये M+1 एक प्रकार का रेशियो होता है, द्रव्यमान मास का ही रेशियो होता है। यहाँ जितना मास है उसमें 1 प्लस यहाँ ऐड करना है, ऐसा नहीं होता है कि +1 ऐड कर दिया 6 आ गए यहाँ 7 आ जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा। देखिए ये M+1 रेशियो क्या होता है, इसको हम डायरेक्ट एग्जाम्पल से ही समझ लेते हैं। तो इसमें हम एग्जाम्पल लेते हैं बेंजीन का। ठीक है, ये देखिए इसमें बेंजीन के एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं बेंजीन के लिए निकालना आपको M निकालना है, M+1 निकालना है।
आप ये बताओ बेंजीन में क्या क्या होते हैं। बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6, यानी 6 कार्बन है और 6 ही बेंजीन में क्या होते हैं, हाइड्रोजन होते हैं। अब इससे निकालना है, कार्बन का M हाइड्रोजन का M ऐड कर देंगे, वो एक जगह लिखेंगे, और कार्बन का M+1 और हाइड्रोजन का M+1 जोड़ के उसको हम क्या करेंगे, एक जगह पे लिखेंगे। ठीक है, अब हम इसमें एग्जांपल करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं बेंजीन का एग्जांपल। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं बेंजीन एग्जांपल के रूप में। बेंजीन का हम फॉर्मूला लिखें, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाए, तो ये बेंजीन है, इसको हम लिखेंगे C6H6। एक तो इसमें कार्बन है, एक इसमें हाइड्रोजन। कार्बन की बात करें तो कार्बन 2 आइसोटोप की फॉर्म में मिलता है, एक तो होता है 12 कार्बन। वह कार्बन दोनों में आइसोटोप का मतलब है एटॉमिक नंबर सेम होगा, मास नंबर डिफरेंट होगा, एक तो ये होता है। और एक आइसोटोप कार्बन का ऐसा होता है जिसमें उसका मास नंबर 13 होता है, दोनों के एटॉमिक नंबर 6 ही रहेंगे। ये बोला ये वाला है वो नेचर में 97.1 मान लो आप, इतने परसेंट होता है अवेलेबल, और ये वाला है नेचर में 1.1% अवेलेबल होता है। ये कार्बन के जो 2 आइसोटोप है उसमें से ये वाला आइसोटोप है 97.1% इतना अवेलेबल होता है, ये वाला 1.1 97.5 करो, ठीक है, ये 1.1% अवेलेबल होता है। अब इसको तो हम क्या मान के चले कि ये 100% अवेलेबल है, यहाँ पे इसको हम मान के चल रहे हैं कि ये क्या है, यहाँ पे 100% अवेलेबल है। इसको तो हम मानेंगे M वाली फॉर्म में, और इसको हम क्या मानेंगे, M+1 वाली फॉर्म में। जो कम होता है, कम नेचर में कम मात्रा में अवेलेबल होता है, उसको M+1 में रखेंगे। इसी प्रकार से हम हाइड्रोजन की बात करेंगे, क्योंकि इसमें बेंजीन में सिर्फ 2 ही कार्बन है और हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन में भी मेनली 2 आइसोटोप की बात करते हैं, एक तो होता है 1 हाइड्रोजन प्रोटियम, एक बात करते हैं ड्यूटेरियम की। ड्यूटेरियम में होता है मास नंबर 2, प्रोटियम में क्या होता है 1, दोनों ही हाइड्रोजन की क्या है, आइसोटोप है। अब इस वाले की बात करें तो ये तो 99.9% अवेलेबल होता है, जबकि ये वाला 0.015% अवेलेबल होता है, बहुत कम मात्रा में अवेलेबल होता है ये वाला। इसको यहाँ पे हम क्या मानेंगे, M, क्योंकि M वो होता है जो 100%, लगभग 100% या फिर वो ज्यादा होता है, वो 100% मानते हैं। कम मात्रा में अवेलेबल है उसको हम क्या मानेंगे, M+1 की जगह रखेंगे। तो M की जगह हम क्या मानेंगे, M की जगह हम इसको मानेंगे, कार्बन वाले में हाइड्रोजन में इसको मानेंगे। तो देखो 100% है यहाँ पे, तो M इज इक्वल टू क्या लिखेंगे कि हम मान के चल रहे कि M यहाँ पे 100% है, ठीक है, 100% मान के चल रहे। अब हम निकालेंगे इसका M+1। M+1 कैसे निकालेंगे, कार्बन और हाइड्रोजन, इसका M+1 इसका M+1 ऐड कर देंगे। M+1 का मतलब ये कितने परसेंट है और कितनी इसकी संख्या है। हम ये माने 6 कार्बन में ये भी है और ये भी, ये निकलेंगे 3 इसके 3 इसके, टोटल मानेंगे 6 में ये भी है, ये भी अपना पार्टिसिपेशन कर रहा है, ये वाला भी कर रहा है। तो 6 जो इसकी संख्या है कार्बन की वो लिखेंगे 6, कितना परसेंट है, इसको M+1 माने तो इसके परसेंटेज लिखेंगे तो 1.1%, ठीक है। प्लस में हाइड्रोजन पे कितने 6 है, 6। अब हाइड्रोजन का M+1 कितना है, कितना अवेलेबल है, 0.015%, इसको हम मान के चलते हैं। अब इस वाले को M+1 को आप ऐड करो तो यहाँ पे तो क्या आएगा 6.6, प्लस में इस वाले को लो आप मल्टीप्लाई, ये इस प्रकार से आएगा। 0.090 इसमें आप ऐड करो 0.090, कितना आ जाएगा ये 6.690, ये आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब हमें निकालना है रेशियो M और M+1 का, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे रखना आप M रेशियो M+1। अब M कितना है अपना, M बोलेंगे M हमारा 100% आया है, तो ये कितना है M+1 रेशियो 6.690। अब इसको हमें क्या करना है, चेंज करते हैं, तो मतलब अपने इसमें 100 का भाग देंगे तो 1 आ जाएगा, ये तो 1 नहीं आएगा ना, तो हम इन दोनों में से जो रेशियो जिसके नंबर कम आता है ना उसको, वो जितने भी रेशियो उन सभी में उसी का क्या करते हैं, भाग देते हैं। अब ये छोटे वाला तो इसमें इसी का भाग देंगे 6.690, इसमें भी इसी का देंगे 6, सभी में सेम संख्या का भाग देना, ये वाला दे दिया। तो यहाँ पे तो कुछ आ जाएगा, कितना आएगा इसके अंदर, कुछ परसेंट मान के चलो, 60.15%, और ये कितना आएगा 15। और जैसे नॉर्मल रेशियो में तो 6
के बाद वाली संख्या छोड़ो, आप ये मान के चलो ये तो क्या है 1%, क्योंकि इसमें इसको काटेंगे तो 1 आएगा ये। तो ये बोला है कि जो बेंजीन है C6H6 उसमें m और m रेशियो m+1 कितना है, तो आप बोलोगे 16:1। यदि ऐसे पूछे कि m+1 m रेशियो कितना है, तब आपको लिखना है 1:16। हमेशा ये याद रखना, मतलब ये याद रखना कि m 16 है और m+1 क्या है 1 मान के चलिए, ठीक है। इस प्रकार से निकालते हैं हम m+1 रेशियो। अब इसके अदर एग्जाम्पल्स वो भी करते हैं, इसको नोट डाउन करो। ये बाकी तो उसके आपको एग्जाम में दे मिले, ये जो हाइड्रोजन है और कार्बन है इनके लिए ये वाले जो m+1 की वैल्यू ना वो आप याद ही रखना इनमें, ठीक है। ये एग्जाम में ये मान के चल रहा है कि ये तो बच्चों को आती है, तो कार्बन वाली कि कौन सा आइसोटोप कितने % है और हाइड्रोजन वाले की कौन सा आइसोटोप है कितने % है, ये आती है, इसलिए वो एग्जाम में नहीं देते हैं। ये आप वैल्यू दो ही है, कार्बन वाली है एक तो m+1 की और एक ये हाइड्रोजन वाली, दोनों आप मान के चलना, ठीक है, याद करके चलना इनको। सेकेंड एग्जाम्पल अब हम कर लेते हैं इसमें। सेकेंड एग्जाम्पल आप कर लेते हैं इसका, टेट्रामेथिलसिलेन का कर लो, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल आप करो यहाँ पे टीएमएस का। टीएमएस की फुल फॉर्म क्या रहेगी, टेट्रामेथिल सिलेन। जो ये क्या है, ये एक रेफरेंस कंपाउंड है जो कि एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में रेफरेंस स्टैंडर्ड के रूप में यूज किया जाता है। रेफरेंस स्टैंडर्ड का मतलब यहाँ पे ये होता है कि जिसके एनएमआर सिग्नल्स में जो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू होती है डेल्टा, वो पहले से पता हो, ये माने चलता है। जिसकी पहले से नोन हो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू एनएमआर स्पेक्ट्रा में, उसको हम वहां पे रेफरेंस स्टैंडर्ड के रूप में यूज करते हैं। और ये जो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू है वो डेल्टा वाले स्केल के ऊपर टेट्रामेथिलसिलेन की कितनी होती है, 0 पे आती है, इसकी एक पीक। इसका यूज क्यों किया गया, इसके यूज करने के 3-4 कारण है। उसमें से एक तो ये रहेगा कि इसमें जो सिलिकॉन होता है टेट्रामेथिलसिलेन में उसकी EN कम होती है, इस कारण से ये जो प्रोटॉन्स के सिग्नल्स होते हैं प्रोटॉनों के ऊपर अपना डीसिल्डिंग या फिर रिप्रोडक्शन है वो कम लगाता है। सेकेंड, जिसमें चारों मेथिल ग्रुप एक जैसे, इस कारण से सारे के सारे प्रोटॉन है वो भी एक जैसे होंगे। इस कारण से एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में इसका खुद का सिर्फ एक ही सिग्नल आता है। इस कारण से इसको हम एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में रेफरेंस स्टैंडर्ड के रूप में यूज करते हैं। अब इसके स्ट्रक्चर बना के देखें तो देखो स्ट्रक्चर क्या रहेगी इसकी। स्ट्रक्चर में हम ये मान चलिए टेट्रामेथिलसिलेन मतलब ये वाला है CH3 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 और ये CH3। अभी चारों जो मेथिल है वो एक जैसे हैं, ठीक है। कार्बन और हाइड्रोजन तो इसके अंदर है ही है, उसके साथ में हम पढ़ेंगे सिलेन वाला ये। अब कार्बन हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं सी, वो कार्बन 12, कार्बन 13, हाइड्रोजन का 1, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन पीछे पढ़ गए। M+1 क्या क्या उनका देखने की जरूरत नहीं, वापस नहीं पढ़ेंगे। M+1 का पढ़ गए। सिलिकॉन की बात आती है तो सिलिकॉन में हम क्या पढ़ते हैं वो देखो। एक तो सिलिकॉन के 3 आइसोटोप होते हैं, 28 सिलिकॉन, 30 सिलिकॉन और 31 सिलिकॉन। ये 3 इसके क्या होते हैं, सिलिकॉन के आइसोटोप होते हैं। तो 29 और 30 है, कंटिन्यू 29 और ये 30, ये 3 आइसोटोप है। अब सबसे ज्यादा होगा वो तो 100%, उससे कम वाला M+1 उससे भी कम मात्रा में होगा। इन तीनों में से उसको हम क्या कंसिडर करेंगे, M+2 करेंगे। अब कार्बन वालों में तो सिर्फ 2 ही थे समस्थानिक आइसोटोप, कार्बन के 2 ही थे, तो हमने M+1 मान लिया, ज्यादा वाले को M, कम वाले को M+1। ऐसे ही हाइड्रोजन में 2 आइसोटोप थे, तो ज्यादा वाले को हमने क्या मान लिया, 1H को 100% मान लिया, और जो उससे कम मात्रा में जो कम क्वांटिटी थी जिसकी नेचर के अंदर, उसको हमने क्या मान लिया, M+1। लेकिन इसमें 3 है आइसोटोप, इन तीनों में से जो सबसे ज्यादा होगा, नेचर में सबसे ज्यादा अवेलेबल होगा, उसको हम 100% मान के चलेंगे। उससे कम वाले को M+1 और उससे भी कम वाले को क्या करेंगे, हम M+2 कंसिडर करेंगे। ये वाली वैल्यू आपको एग्जाम में देने मिलेगी, क्योंकि एग्जाम में सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन की नहीं देता, बाकी सभी की देगा इसके अंदर, ठीक है। इसमें हम मान के चल रहे हैं कि 5.1 होती है इसकी
इसके 3.4%। अभी देखो इसमें 3 है ना, इसको हम क्या मान के चलेंगे, m+1, इसको हम मान के चलेंगे m+2। सबसे कम मात्रा में वो m+2, उससे ज्यादा वाला m+1, उससे ज्यादा वाला क्या रहेगा, m रहेगा। अब देखो इसमें 3 आ रहे हैं तो रेशियो m+1 रेशियो m+2 तीनों के बीच में निकलेगा। इस बार रेशियो है वो m रेशियो m+1 रेशियो m+2, इन तीनों के बीच में रेशियो यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है। इसको यहाँ पे हम 60% सॉरी 100% मान के चलेंगे। अब हम निकालते हैं, तो सबसे पहले हम निकालेंगे इसमें m देखो कितने कार्बन है इसमें, इसका फॉर्मूला लिखे तो कार्बन इसमें 4 है, हाइड्रोजन कितने हैं 3 6 9 18 सॉरी 12 कार्बन है इसके अंदर, और एक इसमें क्या है, सिलिकॉन है। सबसे पहले हम निकालते हैं कार्बन का, तो कार्बन का 100% माने चलते, तो यहाँ पे हम क्या मानेंगे कार्बन का, ये m तो इसमें हमेशा ही क्या आएगा 100%, क्योंकि जितने भी कार्बन है उसका 100%, हाइड्रोजन का 100% और सिलिकॉन का ये m 100% है, तो ये पूरा क्या आएगा m हमेशा इस सभी कंपाउंड्स में क्या मिलेगा आपको 100% मिलेगा। उसके बाद में हम निकालते हैं इसमें m+1 को। m+1 देखो कार्बन का m+1, अब कार्बन में 2 आइसोटोप बताए थे आपको, 12 कार्बन 13 कार्बन, इसमें से ये था 100% और ये था आपका 1.1%, वैसे इसको माने थे 97.5%, तो ये वाला था इसमें m+1। इसमें इसकी नंबर कितनी संख्या है और यहाँ पे ये क्या है कितने परसेंट अवेलेबल है वो, लेकिन कार्बन के लिए आ जाएगा ये 4 इसका नंबर है इस कंपाउंड्स में, और 1.1% इसके m+1 का मान है। प्लस में हम लिखेंगे हाइड्रोजन के लिए। अब हाइड्रोजन के भी आपको 2 आइसोटोप बताए थे, 1 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन। 1 हाइड्रोजन का मान के चले थे हम ये 99.9% मान के चले, और ये था आपका 0.015% था, तो ये था इसका m, ये लगभग 100% के इक्वल है, और इसके मान के चलेंगे हम m+1। तो हाइड्रोजन के कितने 12 हैं, जितने हाइड्रोजन है उन इंटू में इसका m+1, हाइड्रोजन है 12 इंटू में इसका m+1 कितना था 0.015 था। प्लस में सिलिकॉन का देखेंगे, ये सिलिकॉन का क्या है m+1 है, कितने हैं सिलिकॉन, एक होगा, 1 इंटू में 5.1, 1 इंटू में 5.1, ये मान के चल रहे हैं, ये हो जाएगा इसका m+1, जिसकी वैल्यू आप डायरेक्ट लिख लो, ये आ रही है आपकी 9.68% आ रहा है इस कंपाउंड्स का m+1। आप इसे निकालोगे तो भी 4.4, ये 6.6 ऐसे कुछ आएगा, प्लस में 5.1, इसको आप ऐड कर लेना तीनों में देख करके किस प्रकार से ये 9.68 आ रहा है, 9.68% आ रहा है, ठीक है। ये आप लोग देख लेना किस प्रकार से है, 0.0 कुछ में आएगा। अब हम निकालना है m+2, तो m+2 देखो आप कार्बन में m+2 नहीं होता, सिर्फ m और m+1, जैसे ये कार्बन का m है, ये कार्बन का m+1। m+2 तब होगा जब इसका थर्ड आइसोटोप हो, जबकि इन दोनों के दो दो ही आइसोटोप पड़ रहे हैं, थर्ड पड़ ही नहीं रहे ना। इसका तो हम मान के चलेंगे, आप बोलोगे इसमें जो ट्राइटियम है 3H है वो भी हाइड्रोजन का आइसोटोप होता है लेकिन प्रकट नेचर में बहुत कम होता है, 0.0 बहुत ज्यादा 0 में चला जाएगा ना, इस कारण से उसको हम यहाँ पे मान नहीं रहे। इसका भी नहीं होता m+2, इसका भी नहीं होता m+2, तो m+2 इसका तो है ना, ये वाला रहा, इसको हम तो इसके जो भी आएगा वैल्यू वो तो लिखेंगे। अब इसकी संख्या कितनी है 1, कितना है इसकी नेचर में m+2 बोलेंगे 3.4%, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे m+2 की वैल्यू है वो कितने आ जाएगी 3.4% आ जाएगी। अब हमें निकालना है ये रेशियो m+1 रेशियो m+2, ये रेशियो निकालना है। तो m कितना मान के चल रहे हैं 100%, m+1 कितना होगा 9.68%, और ये कितना मान के चलेंगे हम 3.4%। अब हम इसमें देखो सबसे छोटी संख्या ये वाली, इसका हम भाग देंगे 3.4 और 3.4, आप देख लो क्या आएगा इसके अंदर, इसमें तो कुछ आ जाएगा 3.33 कुछ आ जाएगा, इसमें क्या इतना आ जाएगा 1, और इसमें तो आप देख लो कितना आ रहा है आपका 3.3 आ रहा है ना, इसमें आपका आ जाएगा 30 आ जाएगा, यहाँ पे पॉइंट पे कुछ आएगा 30.87, तो इसको हम एवरेज वैल्यू रखें 30:3:1, ये वाला रहेगा टेट्रामेथिलसिलेन में m+1 m+2 रेशियो 30:3:1, इस प्रकार से आपको निकालना है, ठीक है। लिख लिया होगा। अब इसका एक एग्जांपल और लिख लेते हैं, ठीक है, इस वाले रेशियो का एक एग्जांपल और लेके चलते हैं। ठीक है,
एंथ्रासिन का कर लेते हैं इस बार। ये पूछ ले कि एंथ्रासिन में निकालो आप ये वाला। तो ये बोला एंथ्रासिन में, जैसे कि हमने इस वाले एग्जांपल ये बोला कि कार्बन है वो सिर्फ M और M+1 दो ही फॉर्म में मिलेगा। कार्बन का M+2 है, उसकी बात हमने यहाँ पे नहीं की। लेकिन वे कंपाउंड जिनमें कार्बन की संख्या ज्यादा होती है, 10 या 10 से ज्यादा मान के चले, उन कंपाउंड्स का N+2 निकल सकता है। उसको निकालने का एक फॉर्मूला है। उस फॉर्मूले की हेल्प से हम उस कार्बन का, उस कंपाउंड्स में कार्बन का M+1 के साथ साथ में M+2 भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ऐसा आप एग्जाम्पल पढ़ते हैं। देखिए आप, एग्जाम्पल रहेगा एंथ्रासिन। एंथ्रासिन इसकी बनाते हैं हम स्ट्रक्चर। एंथ्रासिन की कैसे रहेगी, ऐसे ये है और उसके बाद में ये, देखिए ये रहेगा आपका एंथ्रासिन। इसका फॉर्मूला लिखिए तो इसमें कार्बन क्या है 14 है, हाइड्रोजन इसमें बोला 10 है। वो यहाँ से स्टार्ट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 कार्बन है और हाइड्रोजन इसमें क्या है सिर्फ 10 है। 1 यहाँ पे है हाइड्रोजन, दूसरा, तीसरा, 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ पे तो है नहीं, इक्विवेलेंसी कंप्लीट हो रही है। ये वाला इसका फॉर्मूला है। ठीक है, देखिए इसमें अब ये बोल रहा है इसके अंदर कि वे कंपाउंड्स जिनमें कार्बन एटम की संख्या ज्यादा होती है उनका हम M+2 निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आप नोट लगा के एक साइड में लिख लो, वे कार्बन जिनमें, सॉरी वे कंपाउंड जिनमें कार्बन एटम ज्यादा होते हैं उनमें M+2 कैलकुलेट कर सकते हैं। उनका हम M+2 कैलकुलेट कर सकते हैं। और इनका M+1 कैसे निकलता है वो पहले बता दिया गया। M+2 निकालने का फॉर्मूला इनका रहेगा 0.006 n²। जहाँ पे n² की जगह बात करें तो n² क्या है यहाँ पे, n यहाँ पे होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम। जिस कंपाउंड्स का हम M+2 निकाल रहे हैं उस कंपाउंड्स में नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं उसको इस स्मॉल n की जगह हम रख देंगे। अब निकालते हैं इस कंपाउंड्स का। पहले M निकालेंगे, फिर M+1, फिर M+2 निकालेंगे। सबसे पहले हम निकालते हैं इनका M तो कोई भी कंपाउंड हो आप हमेशा ही 100% मान के चलना, कैलकुलेट ही मत करना। उसके बाद में हम निकालेंगे इसका M+1। M+1 इसमें कार्बन है और हाइड्रोजन है। कार्बन के लिए क्या आता है 12 कार्बन 13 कार्बन, ये कार्बन का हो गया। इसको हम मान के चल रहे हैं M, ये होता है M+1। तो M+1 की वैल्यू यहाँ पे कितनी होती है, ये होती है यहाँ पे 1.1%। हाइड्रोजन की बात करें तो वही हाइड्रोजन में दो समस्थानिक है, 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन। इसको हम M मान के 100% मान लेंगे, इसको हम मान लेंगे 0.015%, जो कि M+1 में कंसिडर किया जाएगा। तो इसमें देखो कार्बन कितने 14, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 14 इंटू में M+1 कितना है 14 कार्बन का, ये होता है 1.1%। 1.1% प्लस में हाइड्रोजन कितने इसमें 10 इंटू में इसका हो जाएगा 0.015%, ये हो जाएगा। अब निकालते हैं M+2। तो आप देखो M+2 हमने ये तो नहीं बोला ना कि हाइड्रोजन का भी निकाल सकते हैं, हमने बोला सिर्फ कार्बन का M+2 निकलता है कब, जब कार्बन एटम की संख्या क्या हो ज्यादा हो, हाइड्रोजन का नहीं निकलेगा। तो इसमें हम M+2 निकालेंगे तो इस पूरे कंपाउंड का M+2 सिर्फ और सिर्फ कार्बन के लिए आएगा। तो कार्बन की संख्या यहाँ पे मान रहे 14 है, इंटू में इसका M+1, ऐसे फॉर्मूले से निकालेंगे। इसके M+2 क्या रहेगा 0.006 इंटू में n²। n क्या है यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम, n कितने हैं 14 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे यहाँ पे 14 का स्क्वायर। तो यहाँ पे आएगा वो रहेगा M+2, यहाँ पे आएगा वो रहेगा आपका M+1। इस प्रकार से आप इनको कैलकुलेट करके देखोगे तो इनकी वैल्यूज है वो आएंगी 15.55%, 15.55% की आ गई। ये वैल्यू आने बाद में हम इनका लिखेंगे रेशियो। तो रेशियो M+1 और रेशियो M+2।
लिखो इसका क्या है, 100% मान के चल रहे हैं। M+1 कितना है, ये वाला 15.55%, और इसका कितना है आपके 1.176%। तीनों को हम चेंज करें तो अपने को पता है रेशियो में सबसे छोटी संख्या उसका सभी में क्या करना है, आपको भाग देना है। तो 1.176, इसमें भी 1.176, इसमें भी 1.176। ये तो कट गई, यहाँ तो रेशियो 1 आना ही है। यहाँ पे आप मान लेना 15 आ रहा है, यहाँ पे आप मान लेना 100% ही आ रहा है। तो 1.176 का हम इसमें भागे तो ये वाला ही रहेगा। ये रहेगा इसमें एंथ्रासिन के अंदर M+1 और M+2 के अंदर जो रेशियो मिलेगा एंथ्रासिन का, ये रेशियो रहेगा ये वाला। ये ध्यान में रखना कि पहले M है तो पहले M वाला लिखना है, M+1 के नीचे M+1 वाला, M+2 के नीचे M+2 वाला। इनको आपस में चेंज कर दे तो इनको भी चेंज कर देना। आगे समझ में ये रहेगा इसमें किस प्रकार से रेशियो है वो निकालते। इसके बाद जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा अदर एटम जैसे कि हेलोजन वगैरह प्रेजेंट हो, उनके अंदर हम ये M+1 वाला रेशियो कैसे निकालते। देखिए इसके अंदर एक एग्जाम्पल हो गया, इसमें सिर्फ कार्बन एटम प्रेजेंट है। हम बात कर ले C60, फुलरिन है ना एक प्रकार से, जिससे कार्बन के क्रिस्टलीय अपरूप होते हैं 3 हीरा ग्रेफाइट फुलरिन, उसमें जो थर्ड वाला है उसको माने चले C16। अब इसके लिए बोला है कि इसके लिए निकालो आप M+1 और M+2, ये निकालने का बोला है। ये निकालो आप, सिर्फ कार्बन है तो सिर्फ कार्बन का निकालोगे। पता है कार्बन का M आप मान के चलना है 100%, कार्बन के M+1 को आप कितना मान के चलोगे, इसका मास नंबर के बेस पे 1.1%, और M+2 कितना मान के चलोगे तो हम कहेंगे इसका M+2 फॉर्मूला होता है 0.06 n², ये वाला इसमें रखते हैं। 16 कार्बन है, याद रखना इसमें 60 है, सॉरी 60, इसको तो आप ही 100% कंसिडर करो, ठीक है M को। अब आगे इसमें M+1 कितना है, तो M+1 आप मानना कि जितने कार्बन एटम है 60 इंटू में जितने इसकी M+1 है वो 1.1%, तो ये आ गया यहाँ पे 6.6% मान लो, ठीक है। 0 16 2 में 16 066 और 66 आ जाएगा, ठीक है 66%। अब हम निकालते हैं इसका M+2, तो M+2 निकालने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे 0.06 इंटू में n², n कितने इसमें 16 कार्बन है, सॉरी 60 कार्बन है, 0.06 इंटू में 60, इसकी क्या करनी है आपको स्क्वायर। तो यहाँ पे जो आपकी वैल्यू आएगी लास्ट वाले में वो रहेगी 21.6%, 21.6%। अब आप रेशियो देखो, M+1 रेशियो M+2, ये देखना है। इसका तो आपका 100% मान के चल रहा है, इसका है आपका 66% और इसका है आपका 21.6%। डिवाइड करेंगे सबसे छोटे वाला नंबर से, सबसे छोटा वाला नंबर है इसमें 21.6, इसको भी 21.6 से, इसको भी 21.6 से, तो ये तो कट के कितना आ गया 1, इसको हम क्या करेंगे तो इसमें लगभग 3 आएगा, ठीक है 3 पॉइंट कुछ माने, और इसमें कितना आ जाएगा, ये 20 से करें तो 20 में क्या आ रहा है 5 आ रहा है। ये पॉइंट में तो चलेंगी वैल्यू, लेकिन आपको विदाउट पॉइंट लिख रही इस प्रकार से फुल इंटीजर के रूप में ये ऐसे लिखी जाएंगी। तो जो C16 है जिसको हम क्रिस्टलीय अपरूप होता है कार्बन का, एलोफॉर्म होती है, जिसको हम बोलते हैं फुलरिन। साइंटिस्ट था फुलरिन नाम का, उसने इसकी सबसे पहले डिस्कवरी खोज की थी, उसी के नाम पे इसको हम फुलरिन बोलते हैं। अब फुलरिन में M रेशियो M+1 रेशियो M+2 कितना आएगा 5:3:1, ठीक है। अब हेलोजन वाले बच गए हैं, वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही।